नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों से की मुलाकात। सीएम ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग में नौकरी दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर पदक विजेताओं से की मुलाकात। इस दौरान खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों को नौकरियों के बाद शिक्षा और दूसरे विभागों में डेप्यूटेशन पर जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छा खिलाड़ी कोच बनेगा तो खेलों को प्रमोट किया जा सकेगा और मेडलिस्ट वर्ग से युवा खिलाड़ियों को भरपूर फायदा होगा। सीएम ने कहा, खिलाड़ियों को जिस विभाग से ऑफर मिले वो आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बेहतरीन पॉलिसी बनाई है। इसके तहत खिलाड़ियों को 3% रजिस्ट्रेशन के साथ मेडल अनुसार नौकरी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया से युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर पौधा लगाने का अच्छा निर्णय लिया। ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद हरियाणा के युवक विशाल की तत्काल रिहाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की। विदेश मंत्री ने ओलंपियन एम्बेसी को भारत की चिंता से अवगत कराया और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि विशाल जूड़ बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया की जेल से रिहा हो जाएंगे। विशाल के समर्थकों का दावा है कि देश विरोधी कुछ ताकतों ने विशाल से मारपीट की और बाद में ऑस्ट्रेलिया सरकार से मिलकर झूठे केस में फंसाकर उसे जेल भिजवा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने जेबीटी मामले में सजा पूरी हो गई है। जिन कैदियों की सजा में सिर्फ 6 महीने बचे हैं, कोरोना के चलते उन्हें छूट दी गई है। जेल प्रशासन की तरफ से ओम प्रकाश चौटाला के वकील को जानकारी दी गई है। वकील कागजी कार्रवाई पूरी करने में जुटे हैं। फिलहाल ओपी चौटाला पैरोल पर हैं। जेबीटी मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी। बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष ने ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी होने पर कहा कि ओम प्रकाश चौटाला का बाहर आना न्यायिक फैसला है, उनका बाहर आना सामान्य फैसला है। बराला ने कहा कि राजनीतिक तौर पर चुनाव के दौरान अलग अलग समय पर ओपी चौटाला पैरोल पर बाहर आते रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक तौर पर कोई असर पड़ेगा। इलाहाबाद का चुनाव स्थानीय मुद्दों और जमीनी स्तर के मुद्दों पर रहेगा। बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 हटाने का जो सपना देखा था वो पीएम मोदी ने पूरा किया। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि यूथ कांग्रेस ने हमेशा सकारात्मक काम किया है, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो या सत्ता के बाहर। बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ यूथ कांग्रेस मुखर है। शैलजा ने कहा कि विदेशी दूतावास ने भी यूथ कांग्रेस का फोन डायल कर ऑक्सीजन की मांग की, चाहे दवाई बांटना या फिर खाना। यूथ कांग्रेस ने लगातार काम किया। यूथ कांग्रेस के इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो रही है। कोविड की वजह से यूथ कांग्रेस मेंबरशिप, इलेक्शन और वोटिंग ऑनलाइन कराई जाएंगी। यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कुमारी शैलजा ने पोस्ट लॉन्च किया। शैलजा ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के परिवारवाद के आरोप की परवाह नहीं करते। कोरोना को कांग्रेस की फंडिंग पर शैलजा ने कहा कि सबूत है तो सामने लेकर आए। शैलजा ने कहा कि बड़ी रहस्यमयी बात है कि इतने महीने से किसान आंदोलन के चलते सर्दी गर्मी तूफान में बॉर्डर पर बैठा है, ये लोग निकलकर आते हैं और कृषि कानूनों की तारीफ करते हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े यमुनानगर पहुंचे और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री सहित कार्यकर्ताओं की बैठक ली। विनोद तावड़े ने पूर्व मंत्री कमला वर्मा के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधायक घनश्याम दास ने बताया कि विनोद तावड़े ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए हैं। कहा कि चंडीगढ़ में भी जेजेपी बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की बैठक में कार्यकर्ताओं से अच्छे संबंध बनाने के टिप्स दिए गए।
प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से वार्ता करने को लेकर कश्मीरी पंडित बेहद आहत दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वार्ता में उनकी तरफ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि सबसे ज्यादा प्रभावित कश्मीरी पंडितों को ही केंद्र में रखकर बातचीत का एजेंडा तय करना चाहिए। पीएम ने भरोसा दिया कि एक बार फिर उन्हें कश्मीर में वापस बसाया जाएगा। टोहाना में किसान नेताओं की गाड़ी चोरी के मामले में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुस्साए किसानों ने हिसार चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डीसीपी ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। कहा कि जब तक गाड़ी नहीं मिली जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। डीएसपी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। कलायत में बिजली आपूर्ति बाधित होने के चलते राजौद बिजली निगम में सामने लोगों ने जमकर अपना विरोध जताया, जिससे मार्ग जाम रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 8 दिनों में खेतों में लगे ट्यूबवेल की लाइन बंद है। बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी लाइन को ठीक नहीं किया जा रहा, जिससे उनकी खेतों में लगी धान की फसल सूख रही है। जाम की सूचना पाकर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और लोगों को बिजली के नियम के अधिकारियों से बातचीत कर समाधान का भरोसा दिया। बल्लभगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुग्राम केनाल के पास बनी कॉलोनी के लोगों ने जाम लगा दिया। कॉलोनी के रास्ते बंद होने से लोग परेशान हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। मेट्रो पुल के नीचे चौड़ी सड़क बन रही है। लोगों का आरोप है कि उनका रास्ता बंद हो गया। कॉलोनी में ज्यादा वर्कशॉप लगी है। काम धंधा ठप होने की वजह से लोगों के मन में गुस्सा है। पुलिस ने काफी देर मशक्कत करने के बाद जाम को खुलवाया। जाम की वजह से लंबी गाड़ियों की कतारें लगी। वन विभाग अमले को हरा भरा बनाने के लिए बड़ा कदम उठाए जा रहे हैं। अंबाला को हरा भरा बनाने के लिए पोस्टेड विभाग 3 महीने में 13 लाख से ज्यादा पौधे लगाएगा। हरियाणा के सिर्फ 3.6% ही भूभाग पर वन है, जो कि काफी चिंता का विषय है। पिछले साल वन विभाग ने अंबाला में 5,55,000 पौधे लगाए थे। वन विभाग का पौधारोपण अभियान जुलाई से सितंबर तक चलेगा। भिवानी के गांव निमड़ीवाली की महिला मुक्केबाज पूजा ने देश के लिए ओलंपिक खेलेंगी। इन दिनों पूजा इटली में टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जुटी हुई है। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होने वाले मुकाबले में पूजा बोहरा देश की पहली मुक्केबाज होंगी। इसके पहले मैरीकॉम ओलंपिक खेलों में रेड क्रॉस एंट्री पाने में वो आगे थी। भिवानी के भीम स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साइकिल रैली निकाली गई। कार्यक्रम में अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भिवानी डीसी जयवीर सिंह आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। कहा कि भिवानी के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में देश का नाम चमकाया। खेल सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा और दुरुस्त किया जाएगा। पलवल में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि खिलाड़ियों ने साइकिल रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया है कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। खेल परिसर में पौधारोपण भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर कैथल में साइकिल रैली निकाली गई, जिसे एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी साइकिल रैली में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर सिरसा में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में ओलंपिक खिलाड़ी सविता पुनिया के माता पिता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नूह उपायुक्त ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन में तेजी आई है। लोग अब काफी संख्या में अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिले में अब तक 94,630 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। टीकाकरण जिले के 5 स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में फर्जी बीमा क्लेम करने में जालसाजी करने का मामला सामने आया और इस बार जालसाजों ने मशहूर यूनिवर्सिटी के मालिक को निशाना बनाया। जालसाजों ने पहले प्रशांत का फर्जी मृत्यु पत्र बनाकर तैयार किया। उसके बाद उनकी करोड़ों की पॉलिसी का क्लेम डाला। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बीमा कंपनी की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए कर्मचारी भल्ला के घर पहुंचे।
जहां सासोनी यूनिवर्सिटी के मालिक के नाम की फर्जी शमशान घाट की पर्ची के आधार पर डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हरियाणा में मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। यमुना के साथ लगते इलाकों में बाढ़ रोकथाम कार्य अभी पूरे नहीं हुए। यमुनानगर की डीसी ने अधिकारियों की टीमों के साथ साथ बाढ़ कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने पाया कि कई काम ऐसे हैं जो निर्धारित समय पर 30 जून से पहले पूरे नहीं हो सके। डीसी ने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। भिवानी में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने स्कूल खोलने और एसएलसी के नियम बदलने की मांग को लेकर लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने स्कूल न खोलने और एसएलसी के नियमों को बदलने पर कड़ा ऐतराज जताया। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कहा कि हर विभाग, बाजार और स्टेडियम खुले हैं, बसों में लेकर ट्रेन चल रही है, जहां हर जगह बच्चे आते जाते हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों को भी खोलना चाहिए। सिरसा लघु सचिवालय में उपायुक्त अनीश यादव ने जिला परिषद के पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण लॉटरी के माध्यम से किया। वार्ड नंबर 7 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। वार्ड नंबर 8 पिछड़ा वर्ग क के लिए आरक्षित किया गया। इस दौरान सीईओ जिला परिषद में मौजूद रहे। भिवानी में 40 साल से पेयजल का इंतजार कर रहे उमरावत गांव के लोगों को जल्द साफ पानी मिल जाएगा। भिवानी डीसी जयवीर सिंह आर्य ने इंडिया न्यूज हरियाणा से पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ, नहरी सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों को जल आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। डीसी ने कहा कि टेल के गांव तक पानी नहीं पहुंचता है। उन्होंने बताया कि उमरावत के अलावा भी टेल पर कई गांव ऐसे हैं जहां पानी की समस्या है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने गांव वालों के दर्द को प्रशासन के सामने रखा कि कैसे लोग 500 रुपए एक टैंकर के हिसाब से पानी खरीद कर पीते हैं। पानी के अभाव में खेत भी बंजर हो रहे हैं। करनाल के श्रद्धानंद अनाथाश्रय में अब छात्राएं कोई भी परेशानी होने पर सीधे अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगी। इसके साथ साथ सभी संबंधित अधिकारियों के भी मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए गए। छात्राओं को हर 15 दिनों में काउंसलिंग की जाएगी। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारी गाइडलाइंस को लेकर लापरवाह हैं। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि प्रशासन लोगों को जागरूक करेगा। नागरिक अस्पताल में कोरोना इंचार्ज के पद पर तैनात डॉक्टर जयप्रकाश बिना मास्क लगाए ही मरीजों की जांच करते नजर आए। मामले को लेकर फतेहाबाद नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर राजेंद्र चौधरी ने कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही डॉक्टर्स के लिए एक्शन की बात की। रादौर के छोटाबास के आंगनबाड़ी वर्कर्स ने पोषण ट्रैकर ऐप प्रशिक्षण शिविर का बहिष्कार किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए कार्य न करने के पहले रजिस्ट्रेशन में कार्य करने की मांग की। आंगनबाड़ी वर्कर सुनीता गुप्ता ने कहा कि कई गांवों में स्मार्टफोन की रेंज की कमी के कारण काम नहीं हो पाता। हांसी में एक और नाबालिग लड़की की शादी का मामला सामने आया। हालांकि वक्त रहते मां की शिकायत पर जिला संरक्षण अधिकारी ने एक्शन लिया और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवा दिया। पुलिस टीम ने न्यू ऑटो मार्केट के पीछे झुग्गियों में कार्रवाई करने के लिए छापा मारा, लेकिन पुलिस टीम को देखते हुए लड़की के पिता और बड़ी बहन मौके से फरार हो गए। परिवार को नोटिस जारी कर तलब किया गया। इफ्को ने हरियाणा में नैनो यूरिया लॉन्च किया है। दानेदार यूरिया के मुकाबले नैनो यूरिया के प्रयोग से 10% तक प्रदूषण कम होगा। लॉन्चिंग से पहले नैनो यूरिया का ट्रायल 10,000 किसानों ने 94 फसलों पर किया। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर समन सिंह ने इफ्को अधिकारियों ने हरियाणा की नैनो यूरिया लॉन्च की। खेत में दानेदार यूरिया डालने से 65% यूरिया वेस्ट होकर जमीन और हवा में चला जाता है, जिससे जल और प्रदूषण फैलता है। गुरुग्राम में 10 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 21 जून को भी गुरुग्राम ने दिल्ली के मुकाबले ज्यादा वैक्सीनेशन किया था।
सीएमओ वीरेंद्र यादव के मुताबिक दिल्ली में जहां लगी 76,000 लोगों को वैक्सीन लगी है, तो वहीं गुरुग्राम जिले में 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सीएमओ के मुताबिक गुरुग्राम में अब तक 70% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया ने बताया कि योग दिवस पर योग और वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई, जिसमें हरियाणा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद जिले में 30,000 लोगों को वैक्सीनेशन के लिए टारगेट रखा गया था, लेकिन जिले में 70,000 लोगों को वैक्सीन दी गई है। पेयजल संकट को लेकर प्रदेश में 14 जिले रेड जोन पहुंचे हैं। 14 जिलों में रेवाड़ी जिले में रेहाती शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं। पिछले 22 दिनों से रेवाड़ी की मुख्य नहर में एक बूंद पानी नहीं आया, जिससे लोगों की समस्या बढ़ गई है। लोगों ने कहा कि रेवाड़ी में पहले 2 वक्त की सप्लाई होती थी। रेवाड़ी एसडीएम ने भी माना कि पिछले काफी दिनों से नहर में पानी नहीं आया, जिसे संज्ञान लेकर इस मुद्दे पर अधिकारियों को बताया गया है। पलवल NH-19 पर ओमेक्स सिटी के सामने बने पवन ट्रक ढाबे पर रसोइयों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। पलवल डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि 19-20 जून की रात को घटना को अंजाम दिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम श्याम ठाकुर और सुशांत बताया। आरोपी श्याम ठाकुर के खिलाफ पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में दुष्कर्म और लूट के मामले भी दर्ज है। हरियाणा के सरकारी स्कूल में 16 जून से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब टीचर्स की हाजिरी रोस्टर भी खत्म कर दिया गया है। सभी टीचर 100% अटेंडेंस के साथ स्कूल में आ चुके हैं। अंबाला जिले के सरकारी स्कूलों में पिछले साल 70,000 के करीब छात्र थे। इस साल अब 73,000 एडमिशन हो चुके हैं। पिछले 1 हफ्ते में स्कूल स्टाफ ने 7,000 के करीब नए एडमिशन कराए। एडमिशन बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में के प्रिंसिपल ड्यूटी लगाई गई। किताबों के लिए बच्चों के खातों में रुपये भेजने की बात भी शिक्षा विभाग ने की। वैक्सीनेशन के चलते अभिभावकों में आत्मविश्वास बढ़ा है। एडमिशन बढ़ाने के लिए स्कूल स्टाफ के निर्देश दिए गए। सोनीपत LN से शराब लेकर बिहार में तस्करी करने जा रहे एक आरोपी को बहादुरगढ़ पुलिस ने दबोच लिया। 15 लाख रुपए की शराब ली जा रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बकायदा ट्रक के अंदर ही एक स्पेशल कैबिन बना रखा था। ट्रक में ही 15 लाख रुपए की कीमत की 4,419 पेटियां शराब की थी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर 390 गांजा बरामद किया। कैथल के अर्जुन नगर की गली नंबर 3 के मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 15 से 20 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में युवक की मौत हुई। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। गोलीबारी की घटना के बाद कॉलोनी निवासी दहशत के माहौल में है। फायरिंग करने वाले बदमाशों में से 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने जानकारी दी कि 15 घंटे के अंदर आरोपी को काबू किया। कैथल के गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से भैंसों के कमरे में आग लगने के कारण 5 भैंसे की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र के GT रोड पर फास्ट फूड सेंटर के शौचालय में डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि फास्ट फूड सेंटर चलाने वाले संचालक ने उनके साथ मारपीट की। फास्ट फूड संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जुलाना में रेत की चपेट में आने से संदिग्ध हालत में सरपंच की मौत हो गई। स्टेशन पर मौजूद लोगों का कहना है कि पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने के दौरान यह हादसा हुआ। पाकिस्तान के लाहौर के जौहर टाउन इलाके में घर में धमाका हुआ। पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट्स के अनुसार धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का घर लाहौर के टाउन इलाके में है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी एजेंसियां इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है कि धमाका हाफिज के घर को निशाना बनाने के लिए किया गया था या नहीं। इस बीच सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें सड़क के अंदर 2 ब्लास्ट होता दिखाई दे रहा है। एक गैस पाइपलाइन इस इलाके से निकाली गई है। एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि क्या गैस पाइपलाइन से जानबूझकर धमाका हुआ या फिर ये दुर्घटना थी।